Hello, my dear friend. This is Ansh Goel. Welcome you all on my YouTube channel All About Astrology. जहाँ ना बात होगी डर की, ना अंधविश्वास की, बात होगी केवल और केवल विज्ञान की। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली पर। उनकी कुंडली में ऐसा कौन सा राजयोग है जिसने उनको एक साधारण चाय बेचने वाले से इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा दिया। आज नरेंद्र मोदी जी के बराबर हमारे देश में क्या पूरी दुनिया में कोई ऐसा नेता नहीं है जो इतना लोकप्रिय हो। उनकी हर बात को देश विदेश के नागरिक, बाल बच्चे, बूढ़े सभी सुनते हैं और फॉलो करते हैं। ऐसा क्या उनकी वाणी में तेज है, किस योग की वजह से उनकी वाणी में इस तरह का ओज है, तेज है कि हर व्यक्ति उनके शब्दों पे मंत्रमुग्ध हो जाता है। वो जो बात कह देते हैं वो एक नारा बन जाती है। वो जो बात कह देते हैं विपक्षी दलों के लिए वही एक सरदर्द बनकर साबित होती है। तो आइए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चार्ट को शुरू करने से पहले मैं ये डिस्कस करना चाहूंगा कि उनका जन्म लगन वास्तव में है क्या। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी जी के चार्ट से कौन हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री होगा, 2019 में कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसका एनालिसिस किया था। तब वहां मुझे कुछ विद्वानों के कमेंट मिले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लग्न वृश्चिक नहीं तुला है। मैं नरेंद्र मोदी जी का लग्न वृश्चिक लेकर ही चलता हूं, मगर कुछ विद्वान तुला लग्न इसको मानते हैं। तो हम इस चीज को किस तरह से जस्टिफाई करें या किस तरह से हम इस ठोस बिंदु पर पहुंचे कि उनका लग्न वृश्चिक ही है, मैं उसे तुला क्यों नहीं देता। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का पूरा जीवन हमारे सामने है। जब हम किसी ऐसी परिस्थिति में फंसते हैं कि हमें किसी व्यक्ति का जन्म लगन सही मालूम नहीं है या हमें जन्म लगन का निर्धारण करना होता है, तब हम उस व्यक्ति का रंग, रूप, स्वभाव, चेहरे की बनावट, व्यक्तित्व और उसकी आदतें देखते हैं। ये चीजें हम लग्न और लग्न स्वामी से मैच करने के बाद उस व्यक्ति का जन्म लगन निर्धारण करते हैं। तुला लग्न अगर हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का लेते हैं तो सीधी सी बात है, उनके अंदर जो क्वालिटीज होंगी वो तुला लग्न वाली होंगी। और तुला लग्न की जो क्वालिटीज हैं, ऐसे व्यक्ति आराम पसंद, ऐश्वर्य पसंद और शौकीन मिजाज के होते हैं। और अगर आप प्रधानमंत्री जी की लाइफ देखें तो ना तो वे आराम पसंद है, ना ही वो ऐश्वर्यशाली है। तुला लग्न के लोगों के अगर आप चेहरे की बनावट देखेंगे तो वो अपने चेहरे पर एक अलग ही कामुकता लिए हुए होते हैं। तुला राशि कालपुरुष कुंडली के सप्तम भाव में आती है और सप्तम भाव आपके कामुकता को शो करता है। तो वो चीज उनके फेस पर अलग ही दिखती है। वो कामुकता कहें आप या अट्रैक्शन कहें, मगर तुला लग्न के लोगों में एक बहुत ही स्पेशल अट्रैक्शन होता है। इसलिए तुला लग्न, वृषभ लग्न के लोग आपको आर्टिस्ट फील्ड में, सिनेमा में, बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बहुत अधिक मिलेंगे। तुला लग्न के लोगों के अंदर एक नाट्य रूपांतरण करने की बड़ी अच्छी क्षमता होती है। तुला लग्न के लोग बहुत ही सोच समझ के निर्णय लेने वाले होते हैं। वो कभी कोई जल्दबाजी में निर्णय लेते हुए नहीं देखे जाते। और उनके चेहरे की अगर बनावट देखें तो मैं जो सबसे ज्यादा देखता हूं तुला लग्न के लोगों में, मैं केवल उनकी नाक देखता हूं। तुला लग्न के लोगों की नाक बहुत ही पॉइंटेड होती है, बड़ी सुंदर सी होती है, ना छोटी होती है ना बड़ी होती है। और खास बात, उनकी नाक की नथुने कभी भी फैली हुई नहीं मिलती। रेयर ही किसी केस में उनकी नाक की नथुने फैली हुई मिलेंगी। अब आप वृश्चिक लगन की खासियत देखिएगा। वृश्चिक लगन पर जो प्रभाव होता है वो मंगल का होता है। और मंगल की जो क्वालिटी है, किसी भी चीज को कंट्रोल करने वाली, एडमिनिस्ट्रेशन की जो क्वालिटी है, वो वृश्चिक लगन के लोगों में पाई जाती है। वृश्चिक लगन के लोगों की नाक बहुत ज्यादा पॉइंटेड नहीं होती, उनकी नाक के नथुने थोड़े से फैले हुए होते हैं। वृश्चिक लगन के लोग जल्दबाजी में कई बार निर्णय लेते हैं और वृश्चिक लगन के लोगों के दिमाग में अगर कोई एक बार बात आ गई तो वो किसी की नहीं सुनते। जो समझना है, जो करना है वही करना है। वृश्चिक लगन के लोग अडिग होते हैं। वृश्चिक लगन के लोग एक हिटलर वाली क्वालिटी लेकर पैदा होते हैं, क्योंकि
वृश्चिक लगन कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव में आती है और अष्टम भाव की क्वालिटी है मृत्यु देना। और यही क्वालिटी वृश्चिक लगन के लोगों में होती है कि वो कई बार निर्दयी हो जाते हैं, वो अपने आगे किसी की नहीं सुनते। अब हम ये दोनों चीजें अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में देखें तो हमें सीधा सीधा निकल कर आएगा कि उनका जन्म लगन वृश्चिक है, क्योंकि जितने कठोर निर्णय श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल में लिए हैं, 5 साल के प्रधानमंत्री कार्यकाल में, नोटबंदी हो चाहे वो जीएसटी हो, इतने अकस्मात और ठोस निर्णय तुला लग्न वाले जातक ले ही नहीं सकते, क्योंकि वो बहुत ही सोच विचार कर प्लस माइनस सारी चीजें देखकर ऐसे निर्णय लेते हैं। और हमारे देश के आरबीआई के गवर्नर तक का ये कहना था कि नोटबंदी का निर्णय लेने से पहले मोदी जी ने ये बात उनको भी नहीं बताई। बहुत ही कम, शायद कुछ ही 1 या 2 लोगों को इस बात का ज्ञान था कि नोटबंदी होने वाली है। और ये क्वालिटी है वृश्चिक लगन वालों की, क्योंकि वृश्चिक लगन कालपुरुष कुंडली के अष्टम भाव में आती है और वृश्चिक लगन जो शो करती है वो सीक्रेटिव शो करती है। वृश्चिक लगन वाले अपनी बात या अपने मन की बात छुपाने में माहिर होते हैं, क्योंकि ये राशि है गुप्त राशि। वृश्चिक लगन के लोग अगर एक बात को ठान लें तो वो करके ही रहते हैं। वृश्चिक लगन के लोगों को काम की धुन सवार होती है। आप नरेंद्र मोदी जी को देखिएगा, वो कहते हैं ना सोऊंगा ना सोने दूंगा। वृश्चिक लगन के लोगों की ये पूरी खात श्री नरेंद्र मोदी जी के अंदर दिखती है। अब हम उनके चार्ट से देखते हैं। ये तो उनकी जीवन शैली हो गई, उनका चार्ट क्या कहते हैं। अगर हम तुला लग्न लेते हैं, किसी भी व्यक्ति का कर्म क्षेत्र उसकी क्वालिटीज को शो कर देता है। अगर हम तुला लग्न लेते हैं तो तुला लग्न के लोग व्यापार, सिनेमा और कला के क्षेत्र में बहुत ज्यादा एक्टिव पाए जाते हैं, या उनकी मेंटालिटी वही होती है जो शुक्र की क्वालिटी है। शुक्र फाइनेंस का कारक है। और हम जब इस कुंडली में तुला लग्न लेते हैं तो उनके जो 10वें भाव में राशि आती है वो आती है कर्क राशि। नरेंद्र मोदी जी का शनि आप देखिएगा 10वें भाव में बैठा है, सिंह राशि में बैठा है, और सिंह राशि सीधा से 11 भाव में पहुंच जाएगी और कन्या राशि 12 भाव में पहुंच जाएगी। जब हम नरेंद्र मोदी जी के शनि को देखते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी इस समय इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री हैं, तो उनके शनि के ऊपर भी उसी तरह के राजनीतिक प्रभाव होने चाहिए। शनि नरेंद्र मोदी जी का सिंह राशि में है और सिंह राशि शो करती है राज दरबार को, स्टेट गवर्नमेंट को, और 10वां भाव शो करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो अगर हम शनि को 11 भाव में डाल देते हैं तो 11 भाव शो करता है व्यापार को, लेन देन को, हमारे बाएं हाथ को, इनकम को शो करता है। तो नरेंद्र मोदी जी किसी भी स्थिति में राजनीति में आ ही नहीं सकते थे, क्योंकि 11 भाव का शनि उनको व्यापार से जोड़ देता और तुला लग्न भी उनका वही प्रॉमिस कर रहा था। तो इस वजह से मैं मान के चलता हूं कि नरेंद्र मोदी जी का लग्न वृश्चिक ही है। बाकी आप सभी स्वतंत्र हैं अपने विचारों के लिए। मैं नरेंद्र मोदी जी का वृश्चिक लग्न लेकर ही एनालिसिस करूंगा। अब बात आती है इनकी कुंडली में ऐसा कौन सा राजयोग है जिसने इनको एक साधारण चाय वाले से प्रधानमंत्री पद पर पहुंचा दिया, और प्रधानमंत्री ही नहीं, देश का, दुनिया का सबसे लोकप्रिय व्यक्ति इनको बना दिया। सबसे पहले जब हम किसी व्यक्ति का कर्म देखते हैं, किसी व्यक्ति का कर्म क्षेत्र देखते हैं, तो नाड़ी ज्योतिष में शनि देखते हैं। आप शनि को देखिएगा, श्री नरेंद्र मोदी जी का शनि 10वें भाव में प्लेस्ड है, तो यहां योग बना 10th हाउस, और 10वें भाव में जो राशि पड़ती है वो पड़ती है सूर्य की, यानी कि 10th हाउस प्लस लियो। नरेंद्र मोदी जी का ये चार्ट केवल नाड़ी ज्योतिष के माध्यम से ही सटीकता से फलित किया जा सकता है, क्योंकि अगर आप नरेंद्र मोदी जी के चार्ट में देखेंगे, शनि 29 डिग्री का है, सूर्य 0 डिग्री का है, बुध 0 डिग्री का है, और उनका लग्नेश भी 0 डिग्री का है। कई ज्योतिष पद्धति तो ये मानती हैं कि कोई प्लैनेट अगर 0 डिग्री पर हो वो अपना फल देने में सक्षम ही नहीं होता, क्योंकि वो मृत समान होता है, और कोई प्लैनेट अगर 29 डिग्री पर हो तो वृद्ध समान होता है, तो वो भी फल देने के लिए योग्य है ही नहीं। और नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में अगर आप देखेंगे, उनका शनि वृद्धावस्था में है, उनका सूर्य मृत अवस्था में है,
उनका लग्नेश मृतावस्था में है, तो कई ज्योतिष पद्धतियां तो यहीं आकर फेल हो जाती है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में किस तरह से ये राजयोग बनता है। नरेंद्र मोदी जी का देखिए तो नवमेश जो उनका भाग्येश है वो नीच कर बैठा है, तो यहीं पर आकर कई ज्योतिष विद्याएं समाप्त हो जाती हैं कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में ये राजयोग कैसा बना। मगर नाड़ी ज्योतिष कहती है कि उनकी कुंडली में इन ग्रहों का 0 डिग्री पर बैठ रहा, उनकी कुंडली में इन ग्रहों का अस्त होना ही उनको राजयोग कारक राजयोग कारक योग बनाता है। किस तरह से? शनि 10वें भाव में बैठा है, शनि कर्म कारक ग्रह है, और शनि के 10वें भाव में बैठने से उनके कर्म में जो शक्ति आई वो राज शक्ति आई। 10वें भाव में जो राशि है वो सूर्य की, और सूर्य ही राज्य का कारक है, यानी कि ये व्यक्ति कोई भी काम करेगा वो गवर्नमेंट से रिलेटेड होगा। फर्स्ट प्रेडिक्शन। दूसरा आप देखिएगा जो कहते हैं कि सूर्य यहाँ 0 डिग्री का है। मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर की थी जिसमें मैंने 1 और 2 भाव से रिलेशन बनाने सिखाए थे, किस तरह से कुंडली के 1 और 2 भाव आपस में रिलेशन बनाते हैं। तो यहां सूर्य से शनि से दूसरे भाव में बैठा है सूर्य जो राजयोग कारक है, यानी कि सीधा सा कॉम्बिनेशन बनता है शनि और सूर्य की युति का। अब आप देखिएगा शनि 29 डिग्री का है और सूर्य 0 डिग्री का है, यानी कि ये दोनों प्लेनेट अपने आप में बहुत ज्यादा क्लोज हैं। यहां तक कि इतना क्लोज है कि 1 डिग्री का भी पूरा फर्क नहीं बनता है। कई पद्धतियों में इसको अस्त माना जाएगा, कहेंगे कि शनि सूर्य से अस्त है, यहां पर तो पितृदोष बन गया तो भाई इसका तो बेड़ा गर्क हो गया। मगर नाड़ी ज्योतिष कहती है कि पितृदोष जैसा कुछ नहीं होता जब तक कि 10वें भाव शनि और सूर्य तीनों ही बहुत ज्यादा पीड़ित ना हो जाए। तो यहां आप देखिएगा शनि और सूर्य की युति और बहुत क्लोज होकर बनी, यानी कि कर्म के अंदर राज्य की बहुत ज्यादा पावर है, यानी कि सूर्य की बहुत ही ज्यादा पावर है। अब आप दूसरा ग्रह देखिएगा, यहां पर साथ में है केतु। शनि सूर्य केतु सिंह राशि साथ में आप ऐड करके चलिएगा, 10वें भाव भी आप ऐड करके चलिएगा, और केतु है झंडे का कारक। सूर्य के साथ या सिंह राशि में जब भी केतु होगा, केतु के लिए आप एक रूल नोट कर लीजिएगा, थंब रूल की तरह, केतु जब भी सिंह राशि में हो या उसकी युति सूर्य के साथ हो तो वह राज योग कारक होता है, झंडे का कारक होता है। किसी मंदिर पर लगा झंडा आप कह लीजिएगा या किसी राजमहल पर लगा झंडा, ऐसा केतु व्यक्ति को उच्चता दिलाता है। तो यहां पर शनि सूर्य और केतु का योग बना ध्वज कीर्ति योग, यानी कि आपके कर्म में आपके हाथ में झंडा है। 11 भाव में केतु है, यानी कि आप अपने हाथ में राज ध्वज लेकर चल रहे हैं। अब आप तीसरा ग्रह देखिएगा, उनकी कुंडली में गुरु वक्री है, गुरु का दोहरा प्रभाव है। गुरु की 7वीं दृष्टि आपके शनि पर है, यानी कि आपके कर्म पर गुरु जैसे ही लोगों का प्रभाव है, उनका सपोर्ट है, आशीर्वाद है। शनि और गुरु के इस युति संबंध को, दृष्टि संबंध को या त्रिकोण संबंध को नाड़ी ज्योतिष में धर्म कर्म योग कहा गया है। और नाड़ी ज्योतिष कहती है जब तक किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि और गुरु का संबंध नहीं मिलेगा तब तक कोई व्यक्ति कितने भी अच्छे राजयोग लेकर पैदा हो जाए वो उच्चता प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि उनके कर्मों को गुरु ने ब्लेस किया। अब गुरु की वक्री चाल देखिएगा, गुरु वक्री होकर मकर राशि में भी अपना प्रभाव डालता है। कई ज्योतिष पद्धतियां कहती है कि अगर कोई ग्रह वक्री होकर अपनी नीच राशि में पहुंच जाए तो वो नीच के समान ही फल देता है, मगर यहां इस गुरु ने ही उनको इतनी शक्ति प्रदान करी। अब आप देखिएगा गुरु ने वक्री होकर सूर्य के त्रिकोण में आकर क्या योग बनाया योग बना गुरु सूर्य और केतु, क्योंकि नाड़ी ज्योतिष में त्रिकोण को युति की तरह लिया जाता है। इससे रिलेटेड वीडियो मैंने आपके साथ पहले ही शेयर की है, अगर आपने वो नहीं देखी तो ऊपर राइट बटन पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वो देख सकते हैं। यानी कि सूर्य और केतु की युति से बनने वाला ध्वज योग कोई साधारण योग नहीं है, इस पर गुरु जैसे लोगों का आशीर्वाद है। गुरु को ज्योतिष में माना गया है आपका मंत्री, आपका सलाहकार, आपका प्रिसेप्टर, जितने भी आपके टीचर हैं या आपके गाइड करने वाले हैं वो सब गुरु के कारक तत्व में आते हैं। और नाड़ी ज्योतिष में गुरु को जीव कारक प्लेनेट भी माना गया है, यानी कि नरेंद्र मोदी जी को अगर इस चार्ट में हमें देखना है तो वो गुरु से देखेंगे, यानी कि गुरु के हाथ में ये ध्वज है। गुरु इस पूरे योग को ब्लेस कर रहा है, गुरु को
ज्योतिष में सबसे शुभ ग्रह माना गया है। और अगर हम वृश्चिक लगन लेते हैं तो गुरु पंचम भाव का स्वामी होकर, द्वितीय भाव का स्वामी होकर यहां योग कारक शुभ ग्रह है, यानी कि इस पूरे योग पर नैसर्गिक शुभ ग्रह भाग्येश और इस कुंडली के पंचमेश की दृष्टि है। तो पूरा योग बन के आता है शनि, गुरु, सूर्य, केतु, दसम भाव और सिंह राशि। शनि के ऊपर अब आप देखिएगा कितने शुभ प्रभाव हैं। ऐसा व्यक्ति किसी भी स्थिति में, कितने भी साधारण परिवार में जन्म क्यों ना ले ले, वो एक उच्च पद प्राप्त करता है। आप किसी भी कुंडली में देख लीजिएगा, अगर गुरु, शनि, सूर्य और केतु की युति अगर है तो ऐसे व्यक्ति साधारण से साधारण परिवार में जन्म लेने के बाद भी एक बहुत अच्छा स्टेटस अपने दम पर खड़ा करते हैं। अब बात आती है कि नरेंद्र मोदी जी की कुंडली में वो क्या योग है जो उनको इतना अच्छा वक्ता बनाता है, जिस वजह से उनकी वाणी में वो तेज है कि जो भी उनको सुनता है मंत्रमुग्ध हो जाता है और उनकी कही हर बात नारा बन जाती है। वो खुद को चौकीदार कहते हैं तो पूरा देश कहता है कि मैं भी चौकीदार। वो क्या इनकी कुंडली में योग है। नाड़ी ज्योतिष में वाणी का कारक जो माना गया है बुध को माना गया है, मस्तिष्क का कारक जो माना गया है वो बुध को माना गया है। और बुध पर जिस तरह के प्रभाव होंगे व्यक्ति का वाणी और उसके विचार उसी तरह के होंगे। आप बुध की स्थिति यहां देखिएगा, बुध सबसे पहले 11 भाव में उच्च का होकर बैठा है। बुध के ऊपर जो दृष्टि है वो गुरु की है। जब भी किसी कुंडली में आपको गुरु और बुध का संबंध मिलेगा तो ऐसा व्यक्ति बहुत ही इंटेलिजेंट होगा, उसकी वाणी में एक ओज होगा। और तीसरा जो सबसे मेन प्लेनेट इनके साथ बैठा है वो है केतु। केतु और बुध की युति जो देती है वो सूक्ष्म एनालिसिस करने की देती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही नाप तोलकर और बहुत ही सटीक बोलते हैं। जब भी ये बोलेंगे तो सामने वाला प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकता। ये योग मिलेगा बड़े बड़े राजनेताओं की कुंडली में, बड़े बड़े वक्ताओं की कुंडली में, बड़े बड़े लेखकों की, राइटर की कुंडली में और कॉमेडियन की कुंडली में। जो भी लोग बोलने का काम करते हैं, जिन लोगों का काम अपनी वाणी से किसी को इंप्रेस करना होता है, उन लोगों की कुंडली में बुध और केतु का संबंध आपको मिलेगा ही मिलेगा। और इस पर अगर गुरु जैसे प्लेनेट की दृष्टि आ जाए तो ऐसे लोग अपनी वाणी से किसी को भी मोहित कर सकते हैं। अब आप देखिएगा, ये जो बुध की डिग्री है 00 जो मैंने लिखा है वो सूर्य से एकदम क्लोज है। जब मैंने सूर्य और बुध के युति संबंध आपके साथ शेयर किए थे तब मैंने आपके साथ एक थंब रूल की तरह एक बात कही थी कि जिन भी लोगों का बुध कंबस्ट मिलेगा वो लोग बहुत अच्छे वक्ता मिलेंगे। उन लोगों से अच्छा कोई बोल ही नहीं सकता। उनका इंटेलेक्चुअल लेवल उतना ही हाई मिलेगा जितना सूर्य और बुध का क्लोज रिलेशन होगा। तो ये एक मेन फैक्टर है जो इनकी कुंडली में इनको इतना अच्छा वक्ता बना रहा है। बहुत सारे पॉइंट्स और भी हैं जो इनकी कुंडली में राजयोग की तरह काम कर रहे हैं। उनके जन्म से लेकर उनके प्रधानमंत्री बनने तक के सफर में किस किस तरह की कहां क्या परेशानियां आई, कहां कौन सा योग एक्टिव हुआ, ये सारे विषय बहुत सारे हैं। मैंने आज बहुत शॉर्ट में आपसे केवल एक योग पर चर्चा की। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए इनकी कुंडली का, इनके जन्म से लेकर इनके प्रधानमंत्री बनने तक के सफर का एनालिसिस कर दूंगा। आप मुझे अगर ऐसा चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर आप लोगों के कमेंट्स आते हैं तो मैं बिल्कुल इनके जन्म से लेकर इनके प्रधानमंत्री बनने तक का सारा विश्लेषण करूंगा। तो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो प्लीज डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद, जय भारत।